नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 28 दिसंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले इलाहाबाद एचसी टेल्स यूपी गवर्नमेंट टू होल्ड सिविक पोल्स विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर पोल्स में, इलेक्शंस में ओबीसीज को रिजर्वेशन देना है तो ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है दोस्तों, डिटेल में देखेंगे। फिर देखिए, केरला में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो टसल चल रहा है यूनिवर्सिटी चांसलर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, वो भी देखेंगे। गवर्नर का पावर क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू करने वाला है आसाम में, वो भी देखेंगे। फिर देखिए, एक टूरिज्म काउंसिल क्रिएट करना पड़ेगा, इस तरह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन टूरिज्म ने बोला है गवर्नमेंट को, वो देखेंगे। फिर ग्रीन हाइड्रोजन में गेट $2 बिलियन इंसेंटिव। इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी है उसे सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आने वाला है, वो देखेंगे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया का एयरबैग इंडस्ट्री फिनेंशियल ईयर 27 तक 7,000 करोड़ तक ग्रो होगा, उसके बारे में एक न्यूज़ है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहला न्यूज, इलाहाबाद हाई कोर्ट टेल्स यूपी गवर्नमेंट टू होल्ड सिविक पोल्स विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। जीएस पेपर 2 जुडिशरी एंड रिजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि अर्बन लोकल बॉडी पोल्स में ओबीसी रिजर्वेशन भी होगा, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होगा अर्बन लोकल बॉडी पोल्स में। इसके बाद एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये बोल के कि इस तरह स्टेट गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट ऑलरेडी आया है। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट 2010 से ये बोला है कि इलेक्शंस में अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस को कोटा देना है, इट शुड बी बैक्ड बाय एम्पिरिकल डाटा अनलाइक रिजर्वेशंस दैट अप्लाई इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आप सबको पता है हमारे देश में रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में। आज के हिसाब से 15% रिजर्वेशन कैन बी गिवन टू शेड्यूल्ड कास्ट, 7% टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 27% टू अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड 10% टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पर इलेक्शंस में अगर इस तरह के रिजर्वेशन देना है, मेनली अदर बैकवर्ड क्लासेस को अगर रिजर्वेशन देना है, तो इट शुड बी बैक्ड बाय एम्पिरिकल डेटा। अब ये एम्पिरिकल डेटा क्या है मैं आपको बताता हूं। रीजनली दैट इज मार्च 2021 में महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी रिजर्वेशंस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 लेयर टेस्ट के बारे में बोला था, वो है ट्रिपल टेस्ट। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू फॉलो टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस। मतलब अगर इलेक्शंस में अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देना है, मतलब अगर सीट्स अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट करवाना पड़ेगा। क्या है ट्रिपल टेस्ट? फर्स्ट, दे मस्ट सेट अप ए डेडिकेटेड कमीशन टू एग्जामिन बैकवर्डनेस इन लोकल बॉडीज। एक एक लोकल बॉडी में एक एक क्लास का बैकवर्डनेस कितना है वो सबसे पहले एग्जामिन करना पड़ेगा। उसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन सेटअप करना पड़ेगा। सेकंड, दे मस्ट डिटरमाइन द साइज ऑफ द कोटा फॉर कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय द कमीशन। तो कमीशन जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से कितना परसेंटेज रिजर्वेशन देना है ये डिटरमाइन करना है। एंड थर्ड, these reservations combined with scheduled castes and scheduled tribes quotas cannot exceed 50% of the total seats in the local body। देखिए, ऑलरेडी लोकल बॉडी इलेक्शंस में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है। केवल लोकल बॉडी नहीं, असेंबली इलेक्शंस में और लोकसभा इलेक्शंस में भी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइडेड है। इसके अलावा अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दे रहे हो, वो भी ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद, that should not exceed 50% of the total seats in local body। तो लोकल बॉडी में जितने सीट्स है उसका 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो यह है दोस्तों ट्रिपल टेस्ट। तो अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिना ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट करके अर्बन लोकल बॉडी पोल्स में अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया था। तो इसके बाद एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो जाता है कि इस तरह आप ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो केस पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ना अर्बन लोकल बॉडी पोल्स कंडक्ट करने का विथ ओबीसी रिजर्वेशन, उसे कैंसिल किया और बोला बिना ओबीसी रिजर्वेशन का आपको अर्बन लोकल बॉडी पोल्स कंडक्ट करना पड़ेगा।
तो यही है दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज में से सीखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला है गवर्नर एक्सप्लोर्स ऑप्शन ऑफ सेंडिंग यूनिवर्सिटी बिल टू प्रेसिडेंट, जीएस पेपर 2, स्टेट लेजिस्लेचर्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, पावर्स ऑफ गवर्नर, ये सब में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, केरला स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर ऑफ केरला के बीच में जो टसल चल रहा है उसके बारे में आपको मालूम होगा। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। केरला में रूलिंग पार्टी है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। पिनराई विजयन फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट अभी चीफ मिनिस्टर है। तो बेसिकली आप इतना ही समझ लीजिए, केरला में रूलिंग पार्टी एक कम्युनिस्ट पार्टी है। केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच इज रूल्ड बाय ए कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दो साइड में है, एक लेफ्टिस्ट है एक राइटिस्ट है, ये बात आपको मालूम है। तो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो होना ही है दोस्तों। अब लेटेस्ट इश्यू क्या है, इंडिया में जितने पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसका चांसलर कौन है, गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट है। तो केरला में जितने स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसका चांसलर कौन है, गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान। अब आरिफ मोहम्मद खान को यह पता चला केरला स्टेट यूनिवर्सिटीज में चांसलर का अपॉइंटमेंट जो है वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर नहीं हो रहा है, जो पार्टी को फेवर करते हैं उन्हीं का अपॉइंटमेंट हो रहा है, मेरिट के बेसिस में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा करके केरला गवर्नर ने नोटिस किया था। तो इसको लेके काफी टसल चल रहा है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला के बीच में। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मार्टली उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास किया। क्या है बिल, चांसलर पोजीशन से गवर्नर को हटाने का बिल। अब देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल तो पास होगा क्योंकि एलडीएफ की मेजोरिटी है, पर बिल अगर इंप्लीमेंट होना है तो किसका सिग्नेचर चाहिए, गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए। गवर्नर के पास एक ऑप्शन है, या तो वो बिल वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अब गवर्नर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं, अगेन वो पास होकर गवर्नर के पास ही आएगा, ये बात आपको मालूम है। पर गवर्नर के पास और एक ऑप्शन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन के लिए वो बिल को रेफर कर सकते हैं। तो अब गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान उसी के बारे में सोच रहा है। ऑन मंडे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आस्क्ड राजभवन स्टैंडिंग काउंसिल, राजभवन मतलब गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो राजभवन स्टैंडिंग काउंसिल को, स्टैंडिंग काउंसिल क्या होता है, देखिए गवर्नर को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए एक एडवोकेट रहता है, वो है स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ राजभवन। ठीक है, तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान राजभवन स्टैंडिंग काउंसिल को बोला है टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग द यूनिवर्सिटी लॉस अमेंडमेंट बिल। क्या है यूनिवर्सिटी लॉस अमेंडमेंट बिल, विच सीक्स टू नेगेट द रोल ऑफ गवर्नर एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज टू द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली मैंने जो बोला था ना, बिल पास किया लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो है यूनिवर्सिटी लॉस अमेंडमेंट बिल, जो रोल ऑफ गवर्नर एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज को कैंसिल करते हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज में सीखने के लिए बहुत है। देखिए, मिस्टर खान सीम्ड टू हैव अप्लाइड द डिक्टम दैट नो वन शुड बी ए जज इन देयर ओन कोर्स, नेमो जुडक्स इन कोसा सुआ। नेमो जुडक्स इन कोसा सुआ एक लीगल टर्म है लैटिन ओरिजिन का, इसका मतलब यह है नो वन शुड बी ए जज इन देयर ओन कोर्स। देखिए, यूनिवर्सिटी लॉस अमेंडमेंट बिल में क्या है, गवर्नर का रोल कैंसिल करने का है कि नहीं। तो गवर्नर इस बारे में क्या डिसीजन लेगा, तो मिस्टर खान ने इधर एक डिक्टम अप्लाई किया है, नेमो जुडक्स इन कोसा सुआ, मैं इस बारे में डिसीजन नहीं लूंगा, मैं तो साइन नहीं करूंगा, मैं ये प्रेसिडेंट के लिए रेफर करने वाला है। मिस्टर खान had applied the same maxim by withholding assent to the केरला लोक आयुक्ता अमेंडमेंट बिल ऑल्सो। देखिए, इससे पहले केरला लोक आयुक्ता अमेंडमेंट बिल भी गवर्नर ने इसी तरह असेंट विथहोल्ड किया था। वो क्या था, द बिल पास्ड बाय द असेंबली एंड नॉट साइंड इनटू लॉ बाय द गवर्नर सीक्स टू एम्प्लेस द चीफ मिनिस्टर एज अपीलेट अथॉरिटी इफ द लोक आयुक्ता एंड एंटी करप्शन वॉचडॉग डिक्लेयर्स ए करप्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, देखिए लोकायुक्ता के बारे में आपको मालूम है, लोकायुक्ता का काम क्या है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन करते हुए पकड़ा गया उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का। सेंटर में इसी लाइन पर है लोकपाल, ये बात आपको मालूम है। नाउ केरला लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल में क्या प्रोविजन था, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को लोकायुक्ता करप्ट डिक्लेयर करते हैं, इस बारे में फाइनल डिसीजन लेने का पावर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला के पास होगा। यह भी ठीक नहीं है ना, तो गवर्नर ने मना किया था। तो एक तो केरला लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल में प्रॉब्लम्स चल रहा है गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दूसरा लेटेस्ट यूनिवर्सिटी लॉस अमेंडमेंट बिल में भी प्रॉब्लम चल रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे गवर्नेंस पावर टू सेंड ए बिल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर कंसिडरेशन के बारे में। आर्टिकल 200 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 एसेंट टू बिल्स के बारे में बात करते हैं।
देखिए, जब एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल पास करते हैं या फिर जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बिल पास करते हैं तो वो गवर्नर ऑफ द स्टेट को प्रेजेंट करते हैं। गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस है? गवर्नर शाल डिक्लेयर एदर दैट ही असेंट्स टू द बिल, एक तो बिल को असेंट दे सकता है, और दैट ही विथहोल्ड्स असेंट। विथहोल्ड्स असेंट मतलब क्या है? वो असेंट नहीं देंगे, रिकंसिडरेशन के लिए किसको देंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली को फिर से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उस बिल के बारे में, ठीक है। नाउ provided that the governor may as soon as possible after presentation to him of the bill for assent return the bill if it is not a money bill। देखिए, मनी बिल गवर्नमेंट रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि मनी बिल गवर्नर के परमिशन से ही प्रेजेंट होते हैं, तो फिर से गवर्नर उसे रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको मालूम होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। नाउ अगर गवर्नर एक बिल रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वापस भेजते हैं और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो बिल विथ और विथआउट चेंजेस अगेन पास करके गवर्नर को पुट अप करते हैं, तब गवर्नर के पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन के लिए वो बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब गवर्नर एक बिल को विथहोल्ड करते हैं ना, कितना टाइम के लिए भी वो विथहोल्ड कर सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। एंड द सेम थिंग गोस विद प्रेसिडेंट ऑल्सो। जब गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए एक बिल रेफर करते हैं, प्रेसिडेंट का भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितने टाइम में वो बिल के बारे में डिसीजन लेना है, ठीक है। नाउ अगर प्रेसिडेंट असेंट नहीं देता है तो वो बिल कभी लॉ नहीं बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये बात आपको मालूम है। कंकरेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर लॉज बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट के ऊपर एक लॉ बनाना चाहता है, तो वो जो लॉ में अगर ऐसे कोई प्रोविजन है जो एक एक्सिस्टिंग लॉ में ऑलरेडी है या फिर एक्सिस्टिंग लॉ में कुछ चेंजेस स्टेट गवर्नमेंट करना चाहते हैं, तो वो बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर को रेफर करना पड़ेगा। मतलब प्रेसिडेंट जब तक वो बिल में असेंट नहीं देंगे तब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा। समझ रहे हो आप? मतलब देखिए, ऑलरेडी कंकरेंट लिस्ट में लॉज बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट का बिल में, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लॉ से, तो वो जो बिल है प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए गवर्नर को हमेशा रेफर करना पड़ता है। प्रेसिडेंट जब तक असेंट नहीं देंगे वो बिल लॉ नहीं बनेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सारे पॉलिटिकल न्यूज है, किसने सपोर्ट किया किसने नहीं सपोर्ट किया वो सब बताया हुआ है। बस आप 2-3 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 200 के बारे में, और ये नेमो जुडिक्स इन कोसा सुआ, उसका मतलब क्या है? नो वन शुड बी ए जज इन देयर ओन कोस। अगला है इलेक्शन कमीशन टू बिगिन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन आसाम टू यूज सेंसस फिगर्स ऑफ 2001। जीएस पेपर 2 डिलिमिटेशन में ये न्यूज आपको काम आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है दैट इट वुड बिगिन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑफ असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन आसाम। तो आसाम में सेंसस फिगर्स ऑफ 2001 के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू होगा असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ आसाम को डायरेक्ट किया है टू इश्यू ए कंप्लीट बैन ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फ्रॉम जनवरी 1, द ईसी सेड इन ए स्टेटमेंट। देखिए, एक एक स्टेट में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट करने का या फिर अबॉलिश करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फॉर एग्जाम्पल, एक नया डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट करना है, एक एक्सिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश करके दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज करना है, ये सारे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पर देखिए दोस्तों, जब ये सेंसस शुरू होता है या फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू होता है, तब इस तरह के एक्टिविटीज को बैन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये काउंटिंग चलता रहेगा, अगर आप नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करोगे, एक डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश करोगे, बाउंड्री चेंज करोगे, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो हमेशा सेंसस के टाइम पर या फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के टाइम पर क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को इलेक्शन कमीशन बैन करते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जो सेंसस कंडक्ट करवाते हैं वो बैन करते हैं। ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। वैसे आसाम का जो करंट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका टर्म मई 2026 में खत्म होगा। अभी के हिसाब से आसाम में
14 लोकसभा सीट्स है, 126 असेंबली सीट्स है एंड 7 राज्यसभा सीट्स है। तो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ये नंबर्स चेंज हो सकता है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में बताया हुआ है। देखिए, हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है। लेटेस्ट सेंसस हुआ था 2011 में। अभी का सेंसस ऑलरेडी ड्यू है दोस्तों। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, अभी चल रहा है। 2021 सेंसस का जो रिजल्ट है वो 2025-26 तक पब्लिश होगा, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो सेंसस कंडक्ट होने के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करवाना होता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं ना, पॉपुलेशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा सीट्स को वो डिमार्केट करते हैं। मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आसाम में अभी के हिसाब से 14 लोकसभा सीट्स है कि नहीं। अब 14 लोकसभा सीट्स में जो पॉपुलेशन है ना वो लगभग इक्वल है, क्योंकि देखिए एक एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो वो सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लोकसभा मेंबर है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक लोकसभा मेंबर 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा लोकसभा मेंबर 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होने का चांसेस है अगर आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ठीक तरह से कंडक्ट नहीं करोगे, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है। अब पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि पूरे जगह में एक जैसा इंक्रीज होगा। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा होगा और एक डिस्ट्रिक्ट में उतना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं। तो ऐसे होने का चांसेस है, इसलिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से क्या करेंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन को लगभग सेम करेंगे। उसके लिए कभी कभी बाउंड्रीज को थोड़ा सा डिमार्केट करना पड़ेगा। कभी कभी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो बाउंड्री है थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, दूसरा का थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ताकि सारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सारे लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो पॉपुलेशन है वो एक साथ हो। कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, वो रिप्रेजेंट करने का एक पॉपुलेशन है ना, वो लगभग सेम होना चाहिए। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन को लगभग सेम करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज को डिक्रीज करना पड़ेगा। यही होता है दोस्तों डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। सो द कमीशन एडेड दैट द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज बीइंग कैरिड आउट फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन नवंबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक रिक्वेस्ट किया था कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करवाना है आसाम में, इसलिए कमीशन ने अभी ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। एंड इट वुड बी कैरिड आउट एज पर सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इलेक्शन से रिलेटेड, कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में। तो सेक्शन 8 अल्फा ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के हिसाब से यह डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट होगा। ठीक है, now one important point, as mandated under article 170 of the constitution, census figures of 2001 shall be used for readjustment of parliamentary and assembly constituencies in the state. Reservation of seats for SC and ST will be provided as per article 330 and 332 of the constitution of India. सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, द हिंदू में जब न्यूज आता है ना, आपको हमेशा वैलिड पॉइंट्स मिल जाएगा, फालतू वाले पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो ये पैराग्राफ देखिए, इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। एक तो आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है, जो आपको मैंने बता चुका है ऑलरेडी। सेंसस फिगर्स ऑफ 2001 यूज किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। देखिए, लोकसभा इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो, एससीज एंड एसटीज के लिए रिजर्वेशन है, ये बात आपको मालूम है। कौन कौन से आर्टिकल्स के आधार पर है? आर्टिकल 330 फॉर एससी एंड आर्टिकल 332 फॉर एसटी। ठीक है, एंड वंस ए ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज फाइनलाइज्ड बाय द कमीशन, इट विल बी पब्लिश्ड इन द सेंट्रल एंड स्टेट गैजेट्स फॉर इन्वाइटिंग सजेशंस फॉर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो कमीशन क्या करेंगे, कमीशन माने इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे, सेंट्रल एंड स्टेट गैजेट्स में ये नोटिफाई करेंगे और पब्लिक का सजेशंस और ऑब्जेक्शंस को भी इन्वाइट करेंगे। मतलब पब्लिक बोल सकता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, जो भी है। इसके अलावा ये notice will also be published in 2 vernacular newspapers of the state specifying the date and venue for public hearings to be held in the state। देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन करने के अलावा उस स्टेट का 2 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स मतलब क्या है, लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स है, उसमें भी
इसके बारे में एक नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा कि कब पब्लिक सिटिंग्स वगैरह हेल्ड होगा स्टेट में। द लास्ट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन आसाम वाज डन बेस्ड ऑन द सेंसस फिगर्स ऑफ 1971 बाय द देन डिलिमिटेशन कमीशन इन 1976। ठीक है, तो 1971 सेंसस फिगर्स के बेसिस पर द देन डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 1976 आसाम में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट कराया था इससे पहले। And the delimitation process in the 4 northeastern states of Assam, Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh was deferred in 2008 due to security issues। देखिए 2008 में भी डिलिमिटेशन होने वाला था, पर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आसाम ही नहीं, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट हुआ था, इसलिए अभी कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है और भी कुछ नया आपको इस पर्टिकुलर न्यूज में से सीखने को मिला होगा। अगला न्यूज, Parliamentary panel pulls up government for failure to create tourism council। GS paper 2 tourism, government policies and interventions and issues arising out of its implementation में ये न्यूज आपको देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लेके आया था रीजनली, किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म सेक्टर इन द कंट्री। पर ये नेशनल टूरिज्म पॉलिसी से इंडिया का टूरिज्म सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो रहा है जितना एक्सपेक्टेशन है। इस तरह बोला है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर। उनका रिकमेंडेशन यह है दोस्तों, जैसे कि जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? वो डायरेक्टली यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस देते हैं, उसी तरह एक नेशनल टूरिज्म काउंसिल भी क्रिएट करना चाहिए, तब जाके काम अच्छी तरीके से होगा। द कमिटी ऑल्सो sought to know the steps taken by the tourism ministry regarding its earlier recommendation of इंक्लूडिंग टूरिज्म ऑन द कंकरेंट लिस्ट। देखिए, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी काफी पहले टूरिज्म मिनिस्ट्री को ये बोला था कि आपको टूरिज्म को कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड करना है। अभी के हिसाब से टूरिज्म स्टेट लिस्ट में है, टूरिज्म से रिलेटेड लॉस एनैक्ट करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, इसलिए सेंटर ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। तो टूरिज्म को कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टूरिज्म मिनिस्ट्री को बोला था, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सो इंक्लूजन ऑफ टूरिज्म ऑन द कंकरेंट लिस्ट विल हेल्प इन सिंप्लीफाइंग द इश्यूज ऑफ पैंडेमिक हिट इंडियन टूरिज्म सेक्टर सिंस द टूरिज्म इज ए मल्टी सेक्टरल एक्टिविटी। देखिए, टूरिज्म एक मल्टी सेक्टरल एक्टिविटी है, काफी सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक हमारा टूरिज्म सेक्टर को हिट किया था, तो कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड करने से टूरिज्म में जो इश्यूज है उसे इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इस तरह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी का कहना है। इट ऑल्सो sought to know why some 20 states were yet to accord industry status to hospitality projects and asked the ministry whether anything in this regard has been conveyed by the states to the center। आप देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने मिनिस्ट्री को पूछा है, आपने कुछ स्टेट्स को इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया है, बेसिकली टूरिज्म में इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि रीजनली एक न्यूज़ आया था राजस्थान को इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया करके, बेसिकली राजस्थान टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया। पर अभी भी 20 स्टेट्स ऐसा है दोस्तों जिन्हें ये इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिला है। इस तरह क्यों है? ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से पूछा है। अब आप पूछोगे ये इंडस्ट्री स्टेटस क्या है? देखिए, एक सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस अकॉर्ड करने से उस सेक्टर के अंदर जितना तारीफ होगा, गवर्नमेंट जितने टैक्सेस इंपोज करते हैं, वो सब इंडस्ट्रियल रेट्स के ऊपर होगा। अभी के हिसाब से टूरिज्म सेक्टर में जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें कॉमर्शियल रेट्स में टैक्सेस वगैरह इंपोज होते हैं। जितने पावर तारीफ वगैरह है वो सब कॉमर्शियल रेट्स के ऊपर है, जो बहुत ज्यादा है। पर अगर इंडस्ट्रियल रेट्स में लाएंगे तो वो काफी कम होगा। अभी के हिसाब से गवर्नमेंट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तराखंड को ये इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया है फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स इन देयर रीजन्स। तो बाकी 20 स्टेट्स को भी इसी तरह इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड करना है, और अभी तक आपने क्यों नहीं किया, इस तरह सवाल उठाया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। द कमिटी ऑल्सो क्वेश्चन द सेंटर ओवर रिलीजिंग ए मीगर 3.88 करोड़ टू केरला फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म एज कंपेयर टू 16.47 करोड़ सैंक्शन। देखिए, छोटा सा पॉइंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया, स्पिरिचुअल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए केरला स्टेट को केवल 3.88 करोड़ ही दिया, जबकि 16.47 करोड़ सैंक्शन हुआ था। इस बारे में क्वेश्चन उठाया है। स्पिरिचुअल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से काफी सारे प्रोजेक्ट्स आजकल हैं, जैसे कि प्रसाद स्कीम के बारे में कल मैंने आपको न्यूज में बताया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरह कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। And it expressed concern that in projects sanctioned 5 years ago or before 2017-2018, such as development at Hazrat Bal in Jammu and Kashmir and infrastructure development at Puri, Odisha, Sri Jagannath Dham, Ramachandi
Prachi river fronted duly under mega circuit in Odisha. The progress rates achieved have been less than expected. मतलब देखिए 5 साल पहले जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था उसका भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स इधर दिया हुआ है, जैसे कि हजरत बल जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको ध्यान रखना है हजरत बल कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और देखिए श्री जगन्नाथ धाम रामचंडी प्रची रिवर फ्रंटेड ड्यूली, ये पूरी ओडिशा में है। इसका भी डेवलपमेंट 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। इतना टाइम लगेगा तो कोई भी काम जो है ठीक तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे, ऊपर से मिनिस्ट्री के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट्स 5 साल पहले से सैंक्शन है, जिनका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जिनमें एडिक्वेट प्रोग्रेस नहीं आ पाया है, उसको जल्दी करने के लिए भी पार्लियामेंट्री पैनल ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को बोला है। ठीक है, तो ये न्यूज है जिसमें हाइड्रोजन जब नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होगा तब जो एसोसिएटेड एमिशन से वो एयर में रिलीज होगा। ये सही नहीं है। देखिए हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस हो रहा है, पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते वक्त दूसरा जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो एयर में रिलीज हो रहा है। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में भी सेम प्रोसेस है, पर जो एमिशन है उसे कैप्चर करते हैं यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब है ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन दोनों सेम है, दोनों नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। पर ग्रे हाइड्रोजन क्या है, नेचुरल गैस से जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा एसोसिएटेड एमिशंस एयर में रिलीज होगा, पर ब्लू हाइड्रोजन में जो एमिशंस रिलीज होगा उन्हें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्चर करेंगे। तो बेसिकली ब्लू हाइड्रोजन इज ए क्लीन ऑल्टरनेटिव ऑफ ग्रे हाइड्रोजन। समझ गए? और एक बार मैं बता देता हूं, ब्राउन हाइड्रोजन कोल से प्रोड्यूस होता है, एमिशंस भी रिलीज होता है। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, एमिशंस भी रिलीज होता है। ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, पर एमिशंस को एयर में रिलीज नहीं करते हैं, उसे कैप्चर करते हैं यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब और एक सवाल आपके मन में हो सकता है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पानी में करंट अप्लाई करते हैं और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्प्लिट होता है, जो हाइड्रोजन रिलीज होता है उसे कैप्चर करते हैं, वो ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे क्लीनेस्ट हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन एमिशंस बिल्कुल नहीं होता है। पर देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला पानी में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना है तब जाके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी आप फॉसिल फ्यूल बर्न करके आप जनरेट कर रहे हो तब तो इनडायरेक्टली कार्बन एमिशंस हो रहा है ना। तब आप ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन हाइड्रोजन कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि पानी को स्प्लिट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो उसमें कार्बन एमिशंस हो रहा है। पर देखिए बात यह है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे ना पानी को स्प्लिट करने के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट होगा। अब तो डाउट क्लियर हो गया ना, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट होगा जिसमें कार्बन एमिशंस नहीं है, और इलेक्ट्रोलिसिस में भी कार्बन एमिशंस नहीं है। ठीक है, सो ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस में बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या है? एक तो वाटर है, दूसरा वाटर वेपर है, और एक पॉइंट है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। ये बात आपको मालूम है। एंड सिंस द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन एयर, इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर and is therefore rarely found in its pure form H2। देखिए हाइड्रोजन का प्योर फॉर्म है H2, पर एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर होता है दोस्तों हाइड्रोजन, क्योंकि ये लाइटर है ऑक्सीजन से, तो ये ऊपर उड़ जाता है। तो हाइड्रोजन का लाइटर फॉर्म है हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इसे इस तरह प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव है जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेस। तो ग्रीन पावर रिसोर्सेस से हाइड्रोजन को जनरेट करना नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का ऑब्जेक्टिव है, एंड टू लिंक इंडियाज ग्रोइंग रिन्यूएबल कैपेसिटी विद द हाइड्रोजन इकोनॉमी। देखिए 2022 तक हमें 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना है। उसके लिए हमें रिन्यूएबल कैपेसिटी में हाइड्रोजन इकोनॉमी को भी ऐड करना पड़ेगा। केवल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब के ऊपर डिपेंड होकर फायदा नहीं है, हमें हाइड्रोजन इकोनॉमी को भी ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इकोनॉमी से भी कार्बन एमिशंस नहीं होता है ना, तो उसके ऊपर हम रिले कर सकते हैं। सो इंडियाज एम्बिशियस गोल ऑफ 175 गीगावाट बाय 2022 got an impetus in 2021-22 budget which allocated 1500 crore। तो ऑलरेडी 2021-22 बजट में हाइड्रोजन डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपीस एलोकेट भी किया है। ठीक है, एंड द यूसेज ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया इन अचीविंग इट्स एमिशन गोल्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट बट विल आल्सो रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जितना ज्यादा आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड होंगे उतना ज्यादा आपको बाहर से क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो वैसे COP26 जब हुआ था स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमिट करके आया था कि 2070 तक हम क्या बनेंगे? कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनेंगे, बेसिकली नेट
जीरो एमिशंस हम अचीव करेंगे। तो ये सब अचीव करना है तो हमें फोसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे कम करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर ज्यादा रिले करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हमारा टारगेट कितना है? 500 गीगावाट है। किस साल तक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, पहले 450 गीगावाट था, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है 450 था, पर COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 450 गीगावाट को 500 गीगावाट तक किए थे। किस साल तक करेंगे ये आप मुझे बताइए। फाइनल न्यूज, एयरबैग इंडस्ट्री इन इंडिया टू ग्रो टू 7,000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 27। हमारे देश का एयरबैग इंडस्ट्री का प्रेजेंट साइज है 2,500 करोड़, पर 2027 फाइनेंशियल ईयर तक ये 7,000 करोड़ तक ग्रो होगा, इस तरह बोला है ICRA। ICRA क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है, फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, एयरबैग इंडस्ट्री तो ग्रो होगा ही, क्योंकि आजकल जितने व्हीकल ओनर्स है वो सेफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो द एवरेज नंबर ऑफ एयरबैग्स पर कार सोल्ड इज अबाउट 3 करंटली। तो एवरेज अगर आप देखोगे हर एक कार में 3 एयरबैग्स है, and this is expected to increase significantly post the mandatory implementation of 6 airbags per car from October 1, 2023। ये भी ध्यान दीजिएगा, October 1, 2023 से हर एक कार में 6 एयरबैग्स होना चाहिए, इस तरह एक रूल आने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है, एयरबैग इंडस्ट्री का जो साइज है वो इंक्रीज तो होगा ही होगा। ICRA के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स में बता देता हूं, क्योंकि देखिए कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस तरह के एजेंसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, सो ICRA एक इंडियन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1991 में। जब एस्टैब्लिश हुआ, इस एजेंसी का नाम था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, पर देखिए इन्होंने अपना नाम चेंज किया टू ICRA लिमिटेड ऑन 13 अप्रैल 2007, क्योंकि ये एजेंसी को इन्होंने पब्लिक बनाया, बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, तो ये कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया। ठीक है, एंड एज ऑफ एंड दिसंबर 2020 मूडीज कॉर्पोरेशन, मूडी भी रेटिंग वगैरह देते हैं, आपने सुना होगा, तो मूडीज कॉर्पोरेशन मेजॉरिटी स्टेक ऑन करते हैं ICRA में। तो ध्यान दीजिएगा, ICRA आपको लगेगा कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक, तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।